झील पर बादल बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में। झील पर बादल बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में। पागलों और दीवानों को छोड़कर कौन हंसता है हमारे देश में। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी एवं भारत रत्न की इस कविता के साथ मैं आज का विषय प्रारंभ करना चाहूँगा। नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश मिश्रा आप सभी के समक्ष हमेशा की तरह उपस्थित हूँ अपने चैनल मेरी नज़र से पे। मित्रों, आज का जो विषय है वो बहुत ही अच्छा विषय है। विषय है निरंकुश नौकरशाह। मित्रों, निरंकुश नौकरशाह जब भी किसी राज्य में होता है तो वो भ्रष्टाचार का पर्याय बन जाता है। वैसे ही कुछ नज़ारा और कुछ नज़रिया देखने को मध्य प्रदेश में मिल रहा है आजकल। जब से अल्पमत की सरकार राज्य में बनी है तब से लेके आज तक सिर्फ नौकरशाह की चली है। अगर हम बात करें कमलनाथ सरकार की, तो कमलनाथ सरकार में जो मुख्य सचिव थे SR मोहंती, उन्होंने तबादला उद्योग का बहुत बड़ा व्यापार चला रखा था। कल के वीडियो पे जो हमने कल वीडियो बनाया था जिस विषय पे, उस पे एक बहुत विशिष्ट और विशेष प्रतिक्रिया आई थी। अज्ञात बालक नाम का कोई पेज है, उनके ओर से एक प्रतिक्रिया आई थी। प्रतिक्रिया ये थी कि जिस तरह से मध्य प्रदेश राज्य का विकास होना चाहिए उस तरह से विकास नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश में टैक्सेशन बहुत ज़्यादा है और जो तबादला उद्योग है वो बहुत भारी मात्रा में चल रहा है। मित्रों, इन सभी विषय पे आज मैं उनका नाम, जिन्होंने अज्ञात बालक के नाम से पेज बना रखा है, उनका नाम तो मैं नहीं जानता, पर उनका नाम मैं इसी तरह से अंकित करना चाहूँगा अज्ञात बालक के नाम से। उन्होंने जो मुझसे प्रश्न किए उनका मैं जवाब देते हुए आज के इस विषय पे चर्चा करूंगा। मित्रों, जिस राज्य में नौकरशाह निरंकुश हो जाए उस राज्य में भ्रष्टाचार का पर्याय बन जाता है। अब मैं बहुत सारे उदाहरण मेरे पास हैं और ये विषय भी बहुत लंबा है। जैसे कि पिछले कई विषय लंबा चला, उसी तरह से ये विषय भी बहुत लंबा है। जिस राज्य में अल्पमत की सरकार होती है वहाँ नौकरशाह हमेशा हावी होते हैं। नौकरशाह में राज्य प्रशासनिक सेवा एवं भारतीय प्रशासनिक सेवा आते हैं और राज्य पुलिस सेवा एवं भारतीय पुलिस सेवा ये दोनों भी आते हैं। परंतु जहाँ राज्य प्रशासनिक सेवा और राज्य भारतीय प्रशासनिक सेवा की बात आती है तो उसके निचले स्तर की चीज़ें आती हैं। दृष्टिकोण के नज़रिए से निचले दृष्टि में आते हैं भारतीय पुलिस सेवा एवं राज्य पुलिस सेवा। एक नियम भी है इन लोगों के लिए कि अगर कलेक्टर आता है, किसी भी जगह पे कलेक्टर प्रेजेंट रहता है, तो एक SP को, जो भारतीय पुलिस सेवा से आते हैं, वो अपने कैप के साथ अगर होंगे तो वो कलेक्टर को सैल्यूट देंगे, जो कि दोनों एक ही पद से आते हैं। ये होते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा, वो होते हैं भारतीय पुलिस सेवा। मित्रों, मैं आप सभी को एक जागरूकता के लिए बताना चाहूँगा कि चाहे वो भारतीय पुलिस सेवा हो, चाहे वो भारतीय प्रशासनिक सेवा हो, दोनों के पीछे सेवा लगा हुआ है। और इस सेवा को ये जो नौकरशाह होते हैं वो शायद भूल जाते हैं, क्योंकि इनको प्रशिक्षण उस प्रकार का दिया जाता है। सेवा उसके पीछे लगता है जो सेवक होते हैं। लोकतंत्र में हमेशा जनता मालिक होता है, पर जनता, जो खासकर विशेषकर भारत की जनता है, वो इस चीज़ को भूल जाता है कि मैं मालिक हूँ। वो आम जनता के रूप में काम करता है और आम, जैसे कि आप सभी को पता है कि आम को कई प्रकार से खाया जाता है। आम को हम स्लाइस के रूप में काट के भी खा सकते हैं और आम को हम पिलपिला करके चूस भी सकते हैं। तो यदि आप अपने आप को उस श्रेणी में ले जाते हो कि आप आम हो, तो आपको कब स्लाइस बना दिया जाएगा और कब आपको चूस लिया जाएगा ये आपको पता नहीं चलेगा, जबकि यह गलत है। लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में जब जनता मालिक होता है
तो उस जनता को अपना अधिकार और अपना कर्तव्य दोनों पता होना चाहिए। इसीलिए मैंने अपने दूसरे या तीसरे वीडियो में कर्तव्य और अधिकार की चर्चा की थी। भारतीय संविधान के द्वारा जो हम लोगों को विशेष कर्तव्य और मौलिक अधिकार दिया गया है, सिर्फ उसकी जानकारी अगर हम अपने पास रख लेते हैं तो हमसे मजबूत व्यक्ति शायद ही इस भारत देश में कोई होगा। न वो भारतीय प्रशासनिक सेवा के लोग होंगे, न वो राज्य प्रशासनिक सेवा के लोग होंगे जो हमसे ज़्यादा और विशिष्ट मजबूत होंगे, क्योंकि वो सेवक हैं और हम मालिक हैं। बार बार हम इसी चीज़ को दोहराएंगे मित्रों कि हम जनता, लोकतंत्र में जो लोक होता है वो मालिक होता है, बाकी सबके पीछे सेवक लगा होता है। आज मैं मध्य प्रदेश का एक उदाहरण देना चाहूँगा कि अल्पमत की सरकार में किस तरह से जो नौकरशाह है वो निरंकुश हो चुके हैं। जैसे कि आपने पिछले कमलनाथ की सरकार में देखा, कमलनाथ जी की सरकार में जो तबादला उद्योग था वो किस तरह से फला फूला। अब तबादला उद्योग कैसे होता है उसका मैं कुछ संक्षिप्त में विवरण देना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए कि मैं मुख्यमंत्री हूँ और मैंने अपने विशिष्ट फंड से राज्य में चुनाव का आयोजन करवाया और मैं सिर्फ अपने रिस्क पे राज्य में चुनाव करवाया, अपने खर्चे पे राज्य में चुनाव करवाया, और अगर मैं जीत जाता हूँ, मेरी सरकार बनती है, तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के स्तर के लोगों से जो बहुत वरिष्ठ सीनियर होते हैं उनसे हमारी डील होती है कि इस चुनाव में मेरा 300-350 करोड़ रुपए का खर्चा आया है, कौन ऐसा भारतीय प्रशासनिक सेवा का व्यक्ति जो हमारे निकटस्थ हो, वो इन सभी खर्चों को पूरा कर सकता है, वो हमारा मुख्य सचिव बनेगा। मित्रों, आज मैं बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं कि इस तरह की चीजें, इस तरह का डील होता है। जब इस तरह का डील होता है कि 300-350 करोड़ का खर्चा मुझे इस चुनाव में आया है, इस खर्चे को जो भी रिकवर करके देगा वही हमारा मुख्य सचिव होगा। तो मुख्य सचिव पर आने के बाद जो भारतीय प्रशासनिक सेवा या राज्य प्रशासनिक सेवा के लोग जो भारतीय प्रशासनिक सेवा में अवार्डेड हो चुके होते हैं, वो ये सोचते हैं कि माननीय कमलनाथ जी या माननीय किसी भी व्यक्ति जो अल्पमत की सरकार या जो बहुमत की सरकार में आया है, उस जो मुख्यमंत्री है उसको हम किस तरह से प्रसन्न रख सके, जिससे कि हम लंबे कार्यकाल को, इस हमारा मुख्य सचिव के कार्यकाल को लंबे समय तक हम बनाए रखें। तो मित्र, उस समय वहां से खेल शुरू होता है और उसके बाद आता है तबादला उद्योग। तो हमारे जैसे कि हमारे पेज में जिन्होंने कमेंट किया था अज्ञात बालक के नाम से कि तबादला उद्योग, तो तबादला उद्योग मेरे मित्रों वहीं से शुरू होता है कि हमारा 350 करोड़ रुपए जो वसूल के देगा वही हमारा मुख्य सचिव होगा। अब मुख्य सचिव को हमने लगा दिया। अब मुख्य सचिव, जैसे कि मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं, प्रशासनिक दृष्टिकोण से 52 जिले हैं, 52 जिलों में जो कलेक्टर बिठाएगा उससे जो भी कलेक्शन आएगा वो वसूलेगा। उसके बाद जितने भी नगर निगम है, नगरीय निकाय है, जितने भी प्रशासनिक अमले हैं, उन सभी प्रशासनिक अमलों से एक सीमित दर वसूल करेगा और वो वसूल करके फिर आगे पहुंचाएगा जिसकी सरकार, जिन्होंने खर्चा करके अपने दम पे सरकार बनाई है उस राज्य का। तो इस तरह से नौकरशाह निरंकुश होते हैं। जब कोई भी भारतीय प्रशासनिक या राज्य प्रशासनिक का व्यक्ति मुख्यमंत्री को एक निश्चित अमाउंट पहुंचाएगा तो वो मुख्यमंत्री क्या, किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर का नहीं सुनेगा। इसलिए मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के अधिकतम सरकार में यह सुनने को मिलता है, या किसी भी मीडिया चैनल पे आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं बहुत विशिष्ट रूप से, कि कोई ना कोई विधायक, कोई ना कोई मंत्री ये कहते आपको मिल जाएगा कि ये कलेक्टर मेरी नहीं सुन रहा है। या यहाँ तक विवाद तो इस स्तर तक बढ़ जाता है मेरे मित्रों कि कैबिनेट मिनिस्टर जब ये कहता है कि हमारा जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, जो हमारा प्रमुख सचिव है, वो मेरी नहीं सुन रहा है। अभी हाल फिलहाल में भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में बहुत बड़ा बैठक हुआ था जिसमें ये विशेष मुद्दा विशेष रूप से निकल के आया था कि हमारा प्रिंसिपल सेक्रेटरी हमारा नहीं सुन रहा है। तो दोस्तों, जब किसी चीज़ को केंद्रीकृत कर दिया जाता है, जब सभी चीज़ों को मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के हाथ में रख दिया जाता है, तो वहाँ से शुरू होता है जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर या जो भी विधायक होते हैं, वो जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनका सुनना बंद कर देते हैं। ये शुरू होता है
यहाँ से जब किसी चीज़ का केंद्रीकृत आप कर देंगे तो केंद्रीकृत में जो व्यक्ति केंद्र में बैठा होगा उसी की सुनी जाएगी और उसी को कहा जाएगा सभी चीज़ें। अब एक और उदाहरण मैं आपको प्रस्तुत करता हूं आप सभी के समक्ष। हमारे एक मित्र हैं जो मध्य प्रदेश के एक जिले में एडिशनल एसपी के रूप में पदस्थ हैं। अब उनसे मैंने चर्चा की, उनसे मेरी चर्चा हुई। अभी मैं कुछ 15-20 दिन पहले मैं उनके पास गया तो उनसे मेरी चर्चा हुई। वो बहुत इस चीज़ को लेकर बहुत दुखी थे कि मध्य प्रदेश में जो इस बार 2022 की आबकारी नीति आई है वो बहुत ही बेकार आबकारी नीति है, जिससे कि राज्य शासन को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। मैंने पूछा कि भाई साहब ऐसा क्या है इसमें जो कि मध्य प्रदेश शासन को इस तरह से नुकसान होने वाला है। तो उन्होंने कहा जो उनका अनुभव, जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं मित्रों, ये हमारा अनुभव 2009-10 से लेके और आज तक मतलब 12-13 साल का जो अनुभव हमारे पास है वो हम आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं मेरी नज़र से। इसीलिए हमारे चैनल का नाम है मेरी नज़र से। तो मित्रों हम आते हैं वापस उस विषय पे कि मेरे जो मित्र हैं एडिशनल एसपी किसी जिले की, मैं उस जिले का नाम नहीं लेना चाहूँगा ना उनका नाम लेना चाहूँगा क्योंकि ये चीज़ें गोपनीय रहे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैं बात करूंगा कि उस विषय की कि आबकारी नीति मध्य प्रदेश में इस बार 2022 की आबकारी नीति जो है वो क्यों सबसे वर्स्ट और सबसे बेकार है। उसमें ये चीजें निकल के आया कि मध्य प्रदेश की आबकारी नीति जो है वो 2022 में ये कर दिया गया है कि देसी और विदेशी मदिरा एक साथ ही बिकेंगे। एक तो पेट्रोलियम का टैक्स मध्य प्रदेश में राज्य का सेस बहुत ज्यादा है, जिसके कारण आसपास के जितने भी राज्य हैं उन सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोलियम मध्य प्रदेश में मिलता है। दूसरा आबकारी नीति, जितने भी देसी या विदेशी मदिरा है आसपास के राज्यों से सबसे ज्यादा महंगा मध्य प्रदेश में मदिरा बिकता है, सबसे महंगा, क्योंकि उस मदिरा जो आबकारी नीति है वो महंगा है मध्य प्रदेश में। अब जब मेरी चर्चा उनसे हुई जो एडिशनल एसपी थे, उनसे विस्तृत रूप से मेरी चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि देसी और विदेशी मदिरा को जब कंबाइन कर दिया गया है, मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पे देसी और विदेशी मदिरा की ठेका हुआ करता था। जहां देसी मदिरा था उस ठेके का कॉस्ट था 25 करोड़ रुपए साल का और विदेशी मदिरा का ठेका था 75 करोड़ रुपए साल का। अब जब दोनों आपने कंबाइंड कर दिया कि देसी और विदेशी मदिरा एक ही स्थान पर मिलेंगे, एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगे, तो पूरे मध्य प्रदेश में अधिकांश रूप से यह देखा गया कि जो देसी मदिरा का ठेका था 25 करोड़ रुपए का, उसका ठेका तो उठ गया, परंतु जो विदेशी मदिरा का ठेका था 75 करोड़ रुपए का वो नहीं उठा। आज भी यह प्रकरण कई जिलों में बकाया है, जिसमें आबकारी उसको मजबूर है, उन सभी शराब ठेकों को चलाने के लिए आबकारी विभाग मजबूर है, वो विभाग चला रहा है, जहां की विदेशी मदिरा का ठेका आज भी नहीं हुआ है, देसी मदिरा का ठेका हो गया है। अब ये 50 करोड़ का नुकसान सिर्फ निरंकुश नौकरशाह की वजह से हुआ है मेरे मित्रों। अगर इन नौकरशाहों का बहुत अच्छा प्लान होता तो 2022 की मदिरा और 2022 की जो आबकारी नीति थी मध्य प्रदेश की वो इतना महंगा और इतना मिक्स मैच नहीं हो पाता, जिसके कारण मध्य प्रदेश में बहुत महंगा मदिरा भी मिल रहा है और आबकारी नीति सफल भी नहीं है। इतना ज़्यादा टैक्सेशन होने के बाद भी जनता को जिस स्तर का डेवलपमेंट चाहिए था उस स्तर का डेवलपमेंट जनता को आज भी नहीं मिल रहा है। तो इस तरह के विषय के साथ हम अगले वीडियो में उपस्थित होंगे मेरे मित्रों। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। जय हिंद, जय भारत।